साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा है नई करवट लेती भारतीय विदेश नीति। तो साथियों, आज मैं आपको भारतीय विदेश नीति की सैर पर ले जाता हूं। हालांकि यह सैर बहुत लंबी है। 1947 आज़ादी प्राप्ति से लेकर 2023 यानी 75 वर्षों की यह सैर है। इसलिए वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, फिर भी प्रयास करूंगा कि मैं यहाँ विस्तार में न जाकर विदेश नीति के मुख्य विभिन्न आयामों से ही आपको परिचय कराऊं। लेकिन यकीन मानिए, भविष्य में भी बराबर आपको भारतीय विदेश नीति की सैर पर मैं ले जाता रहूंगा। फिलहाल स्वागत है आपका। आप सभी इस सैर पर मेरे साथ निकले हैं। तो सैर पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि 15 अगस्त 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्ति के बाद से भारत की विदेश नीति का पहला चरण 1947 से 1971 तक चलता है। यह आशापूर्ण गुटनिरपेक्षता का दौर रहा, लेकिन इसी दौरान भारत ने पाकिस्तान और चीन के साथ 3 युद्ध लड़े, जिसमें 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध और उसके बाद पुनः 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और इसके साथ ही एक प्रकार से गुट निरपेक्षता के आशावादी सिद्धांत का निराशाजनक अंत भी हो गया। साथियों, इस कालखंड के दौरान कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना, शीत युद्ध के दौरान चीन एवं रूस के बीच की दूरियों को सही समय पर भांपने में गलती करना, अक्साई चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन के इरादों को नहीं समझ पाना, अमेरिका एवं चीन के लिए पाकिस्तान की जरूरत को गंभीरता से नहीं लेना, ये कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियां थी जो उस समय भारत की तरफ से रही। अब हम आते हैं दूसरे दौर पर। 1971 से 1991 का एक कालखंड है। इस दौर में भारत का प्रारंभिक ध्यान अपने क्षेत्रीय संसाधनों को सहेजने पर था और इसका प्रारंभ जो है 1971 के पाकिस्तान युद्ध एवं बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। परंतु दुर्भाग्य से इसका अंत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की कार्रवाई के एक दुखद अध्याय के साथ हुआ। तीसरा दौर अगर हम लें तो 1991 से 1999 तक चला, जिसमें सामरिक एवं कूटनीतिक नीतियों के साथ साथ देश को आगे बढ़ने के लिए आर्थिक नीतियों का भी समावेशन करना पड़ा। यानी देश में उदारीकरण की बयार चली। लेकिन यहाँ पर भी पुनः पाकिस्तान ने भारत पर 1999 में कारगिल युद्ध थोपा। साथियों, यह वह दौर था जब विश्व शीत युद्ध खत्म होने के बाद पूरी तरह से एक ध्रुवी या अमेरिका आधारित बन गया था। इस दौर में भारत ने आर्थिक एवं कूटनीतिक क्षेत्रों में स्वयं को बहुत तेजी से स्थापित किया। अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने के क्रम में बड़ा खतरा मोल लेते हुए 1998 में भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। उल्लेखनीय है कि पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को स्माइलिंग बुद्धा नाम से किया गया था। दूसरे परमाणु परीक्षण 1998 एवं 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल में पाकिस्तान को धूल चटाने के कारण वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व तो बढ़ा ही, भारत को व्यावहारिक तौर पर विदेश नीति के परिवर्तन का लाभ भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसके बाद चौथे दौर पर आते हैं हम, जो 2000 से 2013 तक चला। इस दौर में भारत अमेरिका एवं चीन के बीच में शक्तियों के संतुलन का एक अहम किरदार बनकर उभरा, यानी भारत। इस दौर में भारत की प्रासंगिकता पूरे विश्व में तेजी से बढ़ी। अब आते हैं हम पांचवें दौर पर, जो 2014 से अब तक जारी है। इस दौर में भारतीय विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला। भारत ने तेजी से अपनी सॉफ्ट स्टेट की पहचान को छोड़कर एक मजबूत एवं स्पष्ट हितों वाले देश के रूप में अपनी पहचान स्थापित की। यह दौर ऊर्जावान कूटनीति एवं शक्तिशाली निर्णयों का रहा है। इसलिए
यदि इसे हम विदेश नीति का स्वर्णिम दौर कहें तो अनुचित नहीं होगा। आज संयुक्त राष्ट्र में राजनयिकों की भाषा और रवैये में बदलाव के पीछे भारत की बदलती विदेश नीति का ही कमाल है। इससे पहले भारत में कभी इतनी मुखर विदेश एवं सामरिक नीति नहीं रही जिसने वैश्विक समुदाय को ऐसे दो टूक संदेश दिए हों। भारत ने चीन के मुद्दे से बेखूबी से निपटते हुए उसके विरुद्ध जहां हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की मुहिम को मजबूती प्रदान की, वहीं भारत की सैन्य शक्ति को सशक्त बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को भी प्रोत्साहन दिया है। 2014 के बाद विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं रहा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के अलावा देश के अन्य मंत्रियों ने या उच्च अधिकारियों ने कदम न रखे हों। तो स्वाभाविक है कि इसका असर पड़ना ही था। आज भारत किसी देश के प्रसन्न और नाराज होने की चिंता नहीं करता और इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल हितों के साथ कोई समझौता नहीं कर रहा है और इसका संकेत मित्र और शत्रु राष्ट्रों को समान रूप से पहुंच भी रहा है। साथियों, दुनिया के कूटनीतिक और विदेश नीति विशेषज्ञ अब भारत को तीसरे ध्रुव के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी विशेषज्ञ फुकुयामा का मानना था कि दुनिया में अब केवल एक ध्रुव होगा, अमेरिका, और यही विश्व व्यवस्था जो है अनंत काल तक चलती रहेगी। लेकिन उनकी भविष्यवाणी एक प्रकार से गलत साबित हुई और पिछले 3 दशकों में दुनिया के हालात बदले और अपनी आर्थिक ताकत के बलबूते चीन ने दूसरा ध्रुव बनाने का दावा पेश किया और वह कुछ हद तक इसमें सफल भी रहा है। आज विश्व में अमेरिका के बाद चीन जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और भले ही पश्चिमी देशों के अलावा भारत सहित अधिकांश देश उसकी विस्तारवादी एवं दूसरे देशों को कर्ज जाल में फंसाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कुत्सित नीति से इत्तेफाक नहीं रखते हों या चीन से नाक भौं सिकोड़ते रहे हों, लेकिन यह हकीकत है कि चीन जो है अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी शक्ति बना है। लेकिन यहाँ पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश ने भी अपनी ताकत के बल पर पिछले 1 दशक में भारत में राजनीतिक स्थायित्व एवं सक्रिय विदेश नीति के कारण अमेरिका और चीन वाली 2 ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज की है और यही कारण है कि वह ब्रिटेन को छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो निकट भविष्य में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत तीसरे पायदान पर भी पहुंच सकता है। साथियों, वर्तमान में अगर हम देखें, भारत की विदेश नीति जो है 5 प्रमुख बिंदुओं पर कार्य कर रही है। इसमें पहला मुख्य बिंदु है यथार्थवाद, जिसका उदाहरण हमें हाल के रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की भूमिका और रूस के साथ कच्चे तेल की खरीद और रक्षा सौदों में देखने को मिला है। हालांकि पहले भी भारत की नीति इसी पर चली है, लेकिन यहाँ पर हमें विशेष रूप से उसका यथार्थवाद जो है भारत का विदेश नीति का हमें देखने को मिला है। भारत 2 खेमों में बटी दुनिया, यानी एक ओर अमेरिकी नेतृत्व वाले यूरोपीय देश हैं तो दूसरी ओर रूस और चीन है। इन दोनों में भारत ने अपनी मजबूत विदेश नीति के दम पर राष्ट्रीय हित और जरूरतों को साधते हुए किस प्रकार संतुलन बनाने में कामयाबी हासिल की है, वह वास्तव में अतुलनीय है। इस पर यहाँ मैं थोड़ा और विस्तार में बताना जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर हमसे पूछा जाता है कि हम किसके पक्ष में हैं और हमारा जवाब हर बार सीधा और ईमानदार होता है, भारत शांति के पक्ष में है। अगर आप आज दुनिया में जो करीब करीब 200 देश हैं, उनको कोई भी बुला के पूछेगा
कि आप बताइए कि आपका मत क्या है। मैं लिख के दे सकता हूं, इनमें से 75% विल से पहले वी नीड पीस। नोबडी वांट्स दिस कॉन्फ्लिक्ट। दिस कॉन्फ्लिक्ट एज आई सेड, इसके कारण तेल की कीमत बढ़ी है, अनाज की कीमत बढ़ी है, खाद की कीमत बढ़ी है। कंट्रीज हैव फाउंड, श्रीलंका में देखिए हालात उसके बाद। तो द सेंटिमेंट इन द वर्ल्ड टुडे इज फॉर पीस। तो हम कहते हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में, और दुनिया हमारे साथ है। तो मेजॉरिटी ओपिनियन इन द वर्ल्ड टुडे एक्चुअली वांट्स दिस कॉन्फ्लिक्ट टू एंड। रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अमेरिका तथा यूरोपीय देशों द्वारा आपत्ति दर्ज कराने पर विदेश मंत्री ने अमेरिकी लॉबी को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि भारत रूस से जितना कच्चा तेल एक महीने में खरीदता है, रूस से उतना तेल जो है यूरोपीय देश सिर्फ एक दिन में खरीद लेते हैं। If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना था। उनको मैं कोट कर रहा हूं यहाँ पर। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्ष में हैं। विवादों को कूटनीति और बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए, युद्ध से नहीं। इसके अलावा उनका आगे भी कहना था कि भारत जो कुछ भी कर सकता है वह करेगा, और भारत इस संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है। तो इस प्रकार भारत ने यूक्रेन मसले पर, रूस यूक्रेन युद्ध के मसले पर अपनी नीति जो है स्पष्ट कर दी। गौर करने योग्य है कि दिसंबर 2022 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक बिल बर्न्स ने कहा कि यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रोकने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अपने प्रभाव का उपयोग किया था, और जिस वजह से इस अप्रिय स्थिति से बचा जा सका। यही नहीं, भारत ने मानवाधिकार के मुद्दे पर अमेरिका को भी आईना दिखाया। जब मानवाधिकार की बात अमेरिका ने भारत के समक्ष, विदेश मंत्री के समक्ष उठाई। विदेश मंत्री का मानना है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कोई भी निर्णय करता है, राष्ट्रीय हित उसके लिए सर्वोपरि है। उनका स्पष्ट मानना है कि भारत वो करता है जो उसके लिए अच्छा है, और यही हमारी विदेश नीति है। हम इस मामले में किसी देश के पिछलग्गू नहीं बन सकते। इस प्रकार स्पष्ट स्वीकारोक्ति एक प्रकार से विदेश मंत्री ने भारतीय विदेश नीति के बारे में की। उनका यह भी कहना था कि आदेश के अधीन काम करने और किसी देश की परछाई बनने का युग अब समाप्त हो चुका है। किसी देश को खुश करने के बजाय हम अपने अस्तित्व के आधार पर संबंध रखना उचित समझते हैं, यह भी डॉक्टर जयशंकर ने कहा। दूसरा मुद्दा जो है विदेश नीति का, अर्थव्यवस्था संचालित कूटनीति। यहाँ पर स्वतंत्रता के पूर्व और उसके बाद के दौर में हुए अनेक आर्थिक बदलावों से चेंजेस जो हुए हैं, उनसे सबक लेते हुए भारत ने संरक्षणवादी बाजार पद्धति को त्याग कर समावेशी वैश्वीकरण को स्वीकार किया है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है बहुध्रुवीय वैश्विक क्रम को स्वीकार करना, मल्टीपोलर वर्ल्ड। किसी एक देश का सर्वेसर्वा होना भारत को कभी भी मंजूर नहीं रहा है। इसलिए भारत ने विरोधी समूहों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक वैश्विक साम्य स्थापित किया है, जैसे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO एवं क्वाड आदि समूहों में
भारत की प्रभावी उपस्थिति को हम इस रूप में ले सकते हैं। चौथा बिंदु है जो विदेश नीति में अपनाया है, उचित जोखिम। ऐसे में जब भारत को वैश्विक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ना है तो जोखिम भरे कदम तो उठाने ही होंगे, और भारत इसके लिए जो है, भारत की विदेश नीति इसके लिए तैयार है। पांचवा बिंदु है वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय, और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत को यह लाभ देखने को मिला, जबकि विश्व पटल पर आज भारत की बात जो सुनी जा रही है और उसके अनुभवों का भी लाभ उठाया जा रहा है, तो यह इसके पीछे मूल यही है कि वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार भारत ने अपनी विदेश नीति का निर्धारण किया है। साथियों, 2014 के बाद के दौर में भारत ने आतंकवाद पर अपनी ढुलमुल नीति का पूरी तरह परित्याग कर न केवल देश में बल्कि विश्व को भी अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया है। भारत के दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, जो कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसमें प्रमुख देश हैं, लेकिन वे ही भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करने में बराबर सहयोगी रहे हैं और भारत की शांति एवं सुरक्षा में हमेशा खलल डालते रहे हैं। इसलिए इन दोनों ही देशों को भारत ने विश्व के समक्ष बेनकाब किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन को दो टूक शब्दों में स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र जैसे प्रतिष्ठित एवं बहुपक्षीय मंच का उपयोग कूटनीतिक व सामरिक हितों को साधने के लिए नहीं कर सकता। इसके अलावा भारत बराबर डोकलाम गलवान से लेकर तवांग के सीमाई क्षेत्रों में चीन की हरकतों को उसी की भाषा में बराबर जवाब देते आया है। वहीं डॉक्टर जयशंकर ने पाक विदेश मंत्री को भी खरी खोटी सुनाते हुए कहा था कि जो देश ओसामा बिन लादेन की मेजबानी करता है और पड़ोसी लोकतांत्रिक देश की संसद पर हमला करने वालों को प्रश्रय देता है, उसे ऐसे मुद्दों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को हिलेरी क्लिंटन के बयान की याद दिलाते हुए भी कहा था कि हिलेरी अक्टूबर 2011 में जब पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी तो वहां पर उन्होंने उस समय की जो विदेश मंत्री थी, वहां की विदेश राज्य मंत्री पाकिस्तान की हिना रब्बानी खार, उनसे कहा था कि अगर आप अपने घर के पीछे सांप पालते हैं तो आप उनसे सिर्फ पड़ोसी को काटने की उम्मीद नहीं कर सकते और वो स्वयं आपको भी काट सकते हैं, यानी उन्हें पालने वालों को भी वो काट लेता है। यह जो डॉक्टर जयशंकर का कहना था। आगे उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान अच्छी सलाह लेने में माहिर नहीं है और इसी का नतीजा है कि आज वहाँ क्या हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। तो साथियों, इस प्रकार से पाकिस्तान और चीन को जो है भारत ने उसकी भाषा में जवाब दिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का यह भी मानना है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी भारत के हित में नहीं है, लेकिन पड़ोसी आपके शहर पर हमला करेगा तो रिश्ते सामान्य कैसे रह सकते हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि कहीं ना कहीं तो लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ेगी और उनका यहाँ पर यह भी कहना था इसी पाकिस्तान के संदर्भ में कि पाकिस्तान न केवल आतंक की फैक्ट्री चलाता है बल्कि इस पर अपना अधिकार भी समझता है और इस वजह से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो रहा है। वह उनका कहना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी नियमों का भी पाकिस्तान पालन नहीं करता है। ऐसा देश सार्क जैसे संगठन में कैसे हो सकता है जो आतंकवाद का समर्थन कर साझा संपर्कों को बाधित करता है। और वास्तव में यह सही भी है। आज यदि सार्क मृतप्राय पड़ा हुआ है
बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो इसके पीछे पाकिस्तान के आतंकवाद का ही हाथ है। साथियों, चीन के संबंध में भी विदेश मंत्री का स्पष्ट मत है कि जब तक पूर्वी लद्दाख में स्थायी यथास्थिति कायम नहीं हो जाती, चीन के साथ हमारे संबंध वापस पटरी पर नहीं लौट सकते। यहाँ पर शीत युद्ध के बाद भारत ने चीन और रूस के संभावित गठजोड़ के साथ जुड़ने का प्रयास भी किया था और इस पर गहन विचार विमर्श भी हुआ था, लेकिन अंततः यह निष्कर्ष निकला कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में बहुध्रुवी मल्टीपोलर रिलेशन जो हैं, बहुध्रुवी संबंध अब जरूरी हो गए हैं। इसलिए आज भारत जो है बहुध्रुवी दुनिया यानी अमेरिका, यूरोप और रूस, चीन के साथ जो है स्वाभाविक साझीदार के रूप में, नेचुरल पार्टनर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। साथियों, जियो पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो दुनिया की एक बड़ी आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है। इसलिए भारत की विदेश नीति आज ग्लोबल साउथ पर अपने को केंद्रित कर रही है और ग्लोबल साउथ पर उसका विशेष फोकस हो रहा है और इसलिए भारत लगातार ग्लोबल साउथ के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ यह भी ध्यान में लाना जरूरी होगा कि 1960 के दशक में यह ग्लोबल साउथ शब्द जो है सामने आया था और इसमें आमतौर पर लातीन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के विकासशील देशों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जबकि विकसित देशों को ग्लोबल नॉर्थ माना जाता है। इसलिए भारत के समक्ष G20 की अध्यक्षता के बतौर G20 में शामिल ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों समूहों के देशों के बीच संतुलन कायम रखने की भी चुनौती है। यानी G20 में ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ दोनों ही देश शामिल हैं, तो उनके बीच भारत को सामंजस्य स्थापित करना है, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते और अपनी जिम्मेदार और शांतिप्रिय देश की छवि के बूते भारत हमेशा बातचीत की संभावनाओं को जीवित रखता आया है, बराबर आपसी सौहार्द एवं मेलजोल को बराबर प्रोत्साहन देता रहा है। इसलिए उसे यहाँ भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के बीच वह एक संतुलन कायम करने में अवश्य सफल होगा, यही हम कामना कर सकते हैं। तो साथियों, यह मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष बांटा और इसलिए अपनी टिप्पणी अवश्य दें, पसंद नापसंद, लाइक डिसलाइक जो भी आप देना चाहें स्वागत करूंगा, ताकि मैं आगे फिर और आपको इस विदेश नीति के बारे में और अच्छी तरह से आपको अवगत कराऊं। और जानकारी लाभप्रद है, अवश्य इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जैसा मैं कहता आया हूं कि मेरी कुछ पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं और जिसमें भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के साथ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी 2 किताबें हैं। तो यदि आप उनका अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ते। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, लेकिन मेरे ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से अवश्य इंतजार कीजिए अगले सप्ताह। तो एक बार पुनः नमस्कार।